गणित मंथन कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका का तीसरा चैप्टर है घनमूल, जिसके शुरू के 21 प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 22 से 26 के लिए निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब 22वां प्रश्न है 2744 का घनमूल निकालना है। तो जिस संख्या का हमें घनमूल निकालना है उसके हम इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सारे अभाज्य गुणनखंड एक साथ लिख लेंगे और फिर इनके हम ट्रिपलेट बनाएंगे, त्रिक। जब हम घनमूल निकालते हैं तो हर ट्रिपलेट से एक नंबर ले लिया जाता है। अब यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ से 7, तो इस तरह से 2744 का घनमूल हो गया 14। अगला प्रश्न में है -2197 का घनमूल निकालना। तो अगर माइनस संख्या होती है तो उसका घनमूल हमेशा माइनस आता है। वो कैसे? जैसे हमने 2197 के गुणनखंड किया तो ये 13 गुणा 13 गुणा 13 आ गया। और अगर हमने याद कर रखा है तो हम देख कर ही जान जाएंगे कि ये इसका घनमूल जो है 13 होगा। अब यहाँ पर -2197 जब लिखेंगे तो इसके गुणनखंड -13 गुणा -13 माइनस गुणा 13 ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये माइनस इसको खत्म कर देगा और ये बना रहेगा, इसीलिए इसका घनमूल माइनस आता है। तो जब हमने इसका घनमूल निकाला तो इस त्रिक में से एक संख्या निकल आई, -13 इसका घनमूल हो गया। प्रश्न 24 में दशमलव संख्या दी है 0.008। अब यहाँ पर अगर हम सीख रहे हैं तो हमें दशमलव हटा देना होगा इस तरीके से। जहाँ दशमलव है उसके नीचे 1 बनाएंगे, जितने अंक है उतने 0 बना देंगे। अब 8 का घनमूल 2 है, हमें याद है, या फिर हम इस तरीके से लिख भी देते हैं। और 1000 के गुणनखंड 10 गुणा 10 गुणा 10। अगर 3 जीरो हैं तो घनमूल में एक ही जीरो रहेगा, ये भी हम यहीं से सीखते चले। अब जब हमने इस संख्या का घनमूल निकाला तो यहाँ इस त्रिक से 2 निकल आया और नीचे से 10 निकल आया, 2/10 आ गया। तो 10 से जब भाग देंगे तो ये 0.2 हो जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट सीखते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो घनमूल निकालेंगे तो 1 अंक रहेगा, 3 अंक में से 1 अंक रहेगा। अब 8 का घनमूल 2 होता है, तो इसका घनमूल हम डायरेक्ट भी 0.2 निकाल सकते हैं। अगले प्रश्न में ये मिश्र भिन्न दी हुई है, तो इसका नियम ये है कि पहले हम इसको विषम भिन्न में बदलेंगे। 343 को 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पे जो संख्या उससे इसका गुणा करेंगे, फिर ये अंश जोड़ेंगे। तो ये देखिए 343 गुणा 1 जितना आएगा उसमें 169 जोड़ देंगे। तो इसको जब हमने हल किया तो ये आ गया 512 और नीचे तो 343 है ही है। अब हमको पता है कि 512 8 का घन है, यानी इसको 8 गुणा 8 गुणा 8 के रूप में लिख सकते हैं, और ये 7 का घन है। तो जब हम इस संख्या का घनमूल निकालेंगे तो अंश में 8 हो जाएगा और हर में 7। अंश जब भी बड़ा होता है तो हर से हम भाग दे देते हैं, 7 एकम 7, एक बार गया तो 1 यहाँ लिखेंगे, एक शेष बचा वो अंश बनेगा और हर जो है वही रहेगा। तो इस तरीके से इस संख्या का घनमूल आ गया 1 सही 1/7। प्रश्न 26 है, एक घन का आयतन 12,167 घन सेंटीमीटर है, उसके भुजा की माप क्या होगी? तो घन की भुजा निकालने के लिए हम आयतन का घनमूल निकालेंगे। तो इसके लिए हम 12,167 के गुणनखंड करेंगे, तो ये 23 गुणा 23 गुणा 23 आएंगे। अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है तो हमको इस तरह से जान लेना चाहिए कि 3 के घन में 3 × 9 = 27 इकाई का अंक 7 होता है, इसलिए जिस संख्या का घन है उसका इकाई का अंक 7 ही होगा। अब दहाई का अंक कितना होगा, इसके लिए हम ये जानते हैं कि 20 का क्यूब होता है 8000 और ये संख्या है 12000, इसलिए ये 20 से बड़ी संख्या है, इकाई का अंक 3 है, तो 23 ही इसका घनमूल होना चाहिए। इसलिए हम इसको 23 से भाग देकर देख लेंगे तो इस तरह से गुणनखंड आ जाएंगे। तो घन की भुजा हो गई 23 सेंटीमीटर। प्रश्न 27 है, एक पेटी में 68,921 चीकू घन के रूप में रखे गए हैं, पेटी में चीकू की कितनी तहें होंगी? तो चीकू के तहों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें घनमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये चीकू घन के रूप में रखे हैं। अब यहाँ भी हमें वैसे ही पहचान कर लेना होगा कि ये किस संख्या का घनमूल है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड जब हम इसके करने लगेंगे तो हमें दिक्कत महसूस होगी, आसानी से किसी संख्या से भाज्य नहीं है।
इस संख्या में इकाई का अंक 1 है। तो इससे ये मतलब है कि जिस संख्या का घन होगा उसका इकाई का अंक 1 होगा। अब दहाई का अंक जानने के लिए हम इसको देख रहे हैं कि 40 का घन होता है 64,000 और ये है उससे बड़ा, इसका मतलब है दहाई का अंक 4 होगा। तो इस तरह से जब हमने 41 से भाग देकर चेक कर लिया तो पूरा 3 बार ये चला गया, तो इसके गुणनखंड 41 गुणा 41 गुणा 41 आ गए। अब जब इसका घनमूल निकालेंगे तो 41 आ गया, तो चीकू की 41 तहें होंगी। 28वां प्रश्न है 27 तथा -27 के घनमूलों में कौन बड़ा है और क्यों। तो 27 का घनमूल 3 होता है और -27 का घनमूल -3 होता है। 27 का घनमूल बड़ा है क्योंकि धनात्मक संख्या हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होती है। 3 धनात्मक है ना, तो ये हमेशा -3 से बड़ी होगी, इसीलिए 27 का घनमूल भी बड़ा है। अगला प्रश्न है एक फल विक्रेता घनाकार पेटियों में संतरों की पैकिंग इस प्रकार कराता है कि एक पंक्ति में जितने संतरे रखे जाते हैं, पेटी में संतरों की उतनी ही पंक्तियां हैं तथा संतरों की उतनी ही तहें भी रखी जाती हैं। यदि एक पेटी में 4096 संतरे रखे गए हों तो ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने संतरे रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक पंक्ति में संतरे और उतनी ही पंक्तियां भी हैं और उतनी ही तहें हैं, 3 चीजें यहाँ पे बराबर हैं। इसलिए ये जो संख्या दी गई है इसका घनमूल हमें निकालना पड़ेगा। कहने का मतलब है ये संतरे घनाकार शेप में रखे हुए हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में संतरों की संख्या हम निकालेंगे तो 4096 का घनमूल निकालेंगे। अब 4096 के अभाज्य गुणनखंड किए तो ये इस तरीके से आ गए हैं। आप इसको रफ कॉपी में या इधर साइड में पूरे गुणनखंड कर सकते हैं। अब जब हम इसका घनमूल निकाल रहे हैं तो 2 यहाँ से और यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो ये इस तरीके से 4 बार हो गया। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो ये आ गया 16। तो प्रत्येक पंक्ति में 16 संतरे होंगे। प्रश्न 30 है आपको यह बताया जाता है कि ये संख्या जो है यहाँ पे गलत लिखी हुई है, इसकी जगह पे होना चाहिए 1728। ये पूर्ण घन संख्या है। क्या बिना गुणनखंड किए आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है। इसी प्रकार 4096, 35,937 और 32,768 के घनमूलों के अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सबके घनमूल हैं क्या। लगभग 10 तक तो घनमूल याद ही होने चाहिए। अब पहली संख्या जो दी है 1728, हम इसको देखते हैं। तो 1728 जो है ये 10 के घन यानी 1000 से बड़ी है। तो ये जिस संख्या का घनमूल है उसका इकाई का अंक 1 होगा। अब दहाई का अंक कितना है ये देखने के लिए हम देखते हैं इधर। तो 2 के घन में 8 है ना, तो जिस संख्या में इकाई का अंक 8 है उसके घनमूल में इकाई का अंक 2 ही तो होगा। तो इस तरीके से 1728 में इकाई का अंक 2 हो गया और दहाई का भी हमने 1 जान लिया था, तो ये 12 का घन है। अगली संख्या है 4096। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 का घन तो 1000 है और 20 का घन है 8000। ये संख्या 1000 और 8000 के बीच की है, तो इसका घनमूल भी 10 और 20 के बीच का होगा। अब 20 हो नहीं सकता, 20 से कम ही का है, तो इकाई का अंक 1 ही हो जाएगा। दहाई का अंक 1 हो जाएगा। और इकाई का अंक हम देखते हैं यहाँ 6 किसके घन में है, 6 के घन में 6 है, इसलिए इकाई का अंक 6 हो गया। तो इस तरीके से इसको भी हमने अनुमान लगा लिया कि ये 16 का घन हो सकता है। अब अगली संख्या को देखते हैं 35,937 को। अब 35,937 और 32,768, अगर हम इन दोनों को देखें तो ये 30 का घन 27,000 और 40 का घन है 64,000। इन्हीं के बीच में ये दोनों संख्याएं हैं, तो इनका घनमूल जो निकलेगा ना वो 30 और 40 के बीच में होगा। अब यहाँ पर हम इकाई का अंक पहले देख रहे हैं,
तो 3 के घन में इकाई का अंक 7 है, यहाँ भी इकाई का 7 है अंक, तो इसका जब हम घनमूल देखेंगे तो इकाई का अंक उसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 हमने लिख दिया है। और दहाई का अंक भी 3 ही आएगा, क्योंकि अभी हम इसको समझ चुके हैं कि ये 30 के घन से ऊपर की संख्या है। ऐसे ही हम इसको भी देख रहे हैं, इकाई का अंक 8 है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 जिस संख्या का घन है वो संख्या है 2, तो इसके घनमूल में इकाई की संख्या 2 हो जाएगी और दहाई की संख्या 3 हो जाएगी, क्योंकि 27,000 और 64,000 के बीच, यानी 30 और 40 के बीच की संख्या है। तो इस तरीके से 32 का घन ये वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हार्डी रामानुज संख्या या स्वर्ण संख्या कौन सी है और क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो हार्डी रामानुज संख्या है 1729। ये सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 घनों के योगफल के रूप में केवल 2 प्रकार से लिखा जा सकता है। वो कैसे, ये देखिए 1729 को लिख सकते हैं 1728 + 1। अब ये 12 का क्यूब है, तो यहाँ 12 क्यूब या घन का मतलब एक ही है, और ये 1 का क्यूब है। अब ऐसे ही इसको देखिए 1000 और + 729 के रूप में भी लिख सकते हैं। 1000 है 10 का घन और ये है 9 का। तो इस तरीके से ये 2 संख्याओं के घन के योगफल के रूप में 2 तरह से लिखी जा सकती है। प्रश्न 32 है, यदि किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 10,086 वर्ग मीटर हो तो उस घन का आयतन कितना होगा। अब यहाँ पर किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, तो संपूर्ण पृष्ठ कितने होते हैं, पृष्ठ का मतलब उसमें जो साइड दिखती हैं टोटल वो 6 होती हैं। इस टाइप की 6 साइड उसमें लगी होती हैं। तो इन 6 साइड का क्षेत्रफल ये है। इन पृष्ठों को हम किसी पासे में गिन सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि घन में 6 पृष्ठ होते हैं। अब ये 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल है, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए 6 से इसको हम भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा 1681। अब जब घन की भुजा हमें निकालनी है तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि ये एक पृष्ठ जो इस तरह का बन रहा होगा इसका ये क्षेत्रफल है। तो वर्गमूल जब इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 41 मीटर। तो इस तरह से घन की भुजा 41 मीटर हो गई। तो इसका आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, 41 का हम क्यूब कर देंगे, तो ये आ जाएगा 68,921 घन मीटर। अगला प्रश्न है, यदि 1728 का घनमूल 12 है तो 1.728 का घनमूल क्या होगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो जब इसका घनमूल निकालेंगे ना, दशमलव के बाद 1 अंक रहेगा। घनमूल 12 है, बस इकाई की तरफ से गिन के 1 अंक दशमलव लगा देना है, तो इसका घनमूल 1.2 आ जाएगा। आगे है, धातु के एक घनाभ की भुजाएं 45 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। अब घनाभ का आयतन इन सभी का गुणनफल हो जाएगा। अब यही आयतन घन का भी होगा, क्योंकि इसी को पिघला के घन बनाया जा रहा है। जब हम घन की भुजा निकालेंगे ना, तो इसी का हमें घनमूल निकालना होगा। पूरा कैलकुलेशन हमने इसलिए नहीं किया कि आगे हमको आसानी से कैलकुलेट कर पाए हम। तो यहाँ पर देखिए 45 को हमने लिख दिया 15 × 3, और ये 15 है और ये 5 है। तो यहाँ पर हम 1 15 ये है, 1 15 ये है, और 5 और 3 का गुणा कर लेंगे तो 1 15 ये भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये 15 का त्रिक बन जाएगा, और घनमूल निकालेंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो घन की भुजा हो गई 15 सेंटीमीटर। प्रश्न 35 से 50,652 में कम से कम कितना जोड़ें कि दी गई संख्या पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि 30,000 का क्यूब 27,000 होता है। पीछे हम देख भी चुके हैं, 3 × 9 = 27 और 1 जीरो है, तो घन में 3 जीरो होंगे। ऐसे ही 4 चौक 16 चौको 64, 1 जीरो है तो घन में 3 जीरो। अब यहाँ पर हमें देखना है कि 50,652 जो है वो 27,000 से बड़ा है और 64,000 से छोटा है। इसलिए 50,652 जिस पूर्ण घन संख्या के निकट है वो 30 और 40 के बीच की होगी।
अब हम देख रहे हैं 50,000 जो है ये 64,000 के ज्यादा निकट है, इसलिए हम 38 का घन निकाल के देखते हैं। अलग कैलकुलेट कर लेंगे, 38 गुणा 38 गुणा 38, तो ये आ गया 54,872। अब ये इससे बड़ा है, इसलिए हम 37 का घन भी इसी तरह से कैलकुलेट करके देखते हैं, तो ये आ रहा है 50,653। अब ये देखिए इससे एक अधिक है, तो पूछ रहे कम से कम कितना जोड़े, तो इसमें अगर एक जोड़ देंगे ना तो ये पूर्ण घन संख्या हमको मिल जाएगी। तो वही चीज हमें लिख देना है, 50,652 में एक जोड़ने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। प्रश्न है निम्नलिखित पैटर्न का अवलोकन करें। 1 का क्यूब बराबर 1 और 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बराबर है 1 प्लस 2 के क्यूब के। इसको हम कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 8 1 9 होता है, और यहाँ 2 1 3 का क्यूब भी 9 होता है। आगे हम देख रहे हैं इसी पैटर्न को इन्होंने चलाया है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार अगली 3 पंक्तियां लिखिए तथा 1 क्यूब से लेकर 10 क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3 तक लिख चुके हैं वो, तो हम 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और 4 क्यूब का सम इधर लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अगला जो पैटर्न होगा उसमें एक बार और 5 क्यूब जोड़ेंगे और इधर स्क्वायर में भी एक बार और 5 जोड़ेंगे। फिर अब हम इससे आगे चलेंगे तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सबका सम और ऊपर होल स्क्वायर करेंगे। अब हमें 1 से लेकर 10 तक के क्यूब की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इस तरीके से प्लस 10 तक करके ऊपर हम इसका वर्ग कर देंगे। तो 1 से 10 तक की संख्याओं का योग होता है 55, 55 का वर्ग कर देंगे। अब इसका वर्ग डायरेक्ट हमने शॉर्टकट में सीखा होगा कि इकाई का अंक अगर 5 है और इसका हमें वर्ग करना है, तो हम पहले इसका गुणा करेंगे 5 25 25, फिर यहाँ जो संख्या है उसको उसके अगली संख्या से गुणा करेंगे, यानी 5 को 6 से गुणा कर देंगे, 5 6 30। तो इस तरीके से 55 का वर्ग आ गया 3025 के। प्रश्न 37 है 59,321 में कम से कम कितना घटाएं कि दी गई संख्या पूर्ण घन बन जाए। अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा है कि ये 59,321 जिस संख्या का घन है वो 30 और 40 के बीच की होगी। इसको हम अभी पिछले प्रश्न में देख चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि 30 का घन ये है और 40 का घन ये है, और हमने इससे पहले 38 का घन भी किया हुआ है। तो 38 का घन आ रहा 54,872, तो इसलिए ये जो है इससे बड़ा है, तो हम 39 का घन करके देख लेते हैं। 39 का घन जब हम करते हैं तो ये जो संख्या दी है उसी के करीब की संख्या हमको मिल गई 59,319। अब यहाँ पर है 59,321, तो 2 ज्यादा है ना इसमें, अगर 2 कम कर दें तो ये भी पूर्ण घन संख्या बन जाए। ये देखिए, तो इस तरीके से 59,321 में 2 घटाने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब है दिए गए पैटर्न के अनुसार निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब अगर कर रहे हैं ये, तो 1 प्लस अब इन दोनों का गुणा बटा 2 इंटू 6, ये आ गया 61। अगला भी इसी तरीके से है कि 7 क्यूब माइनस 6 क्यूब है, तो 1 प्लस 7 6 का गुणनफल बटा 2 गुणा 6 बराबर 127। अब 9 क्यूब माइनस 8 क्यूब को हमें करना है उसी पैटर्न पे, तो 1 तो यहाँ होगा ही, और 1 प्लस इन दोनों का गुणनफल यानी 9 गुणा 8 बटा 2। अब इसको 6 से गुणा कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन हमने नीचे दिखा रखा है, आप चाहे यहाँ देख लें या फिर डायरेक्ट समझ लें कि 8 9 72 और 72 का आधा 36 होता है। 36 को 6 से गुणा करेंगे तो 216 आएगा, एक ये जुड़ेगा तो 217 आ जाएगा। अगला है 12 क्यूब माइनस 11 क्यूब, तो यहाँ पे 1 और प्लस 12 गुणा 11 बटा 2 गुणा 6। अब इसको भी ऐसे कैलकुलेट कर लिया तो ये 397 आ गया। इसका जो स्टेप यहाँ नहीं क्लियर हो रहा वो नीचे के कैलकुलेशन में क्लियर हो जाएगा। अब है 51 क्यूब माइनस 50 क्यूब, तो यहाँ 1 प्लस 51 गुणा 50 बटा 2 और गुणा 6।
अब यहाँ पे जब कैलकुलेट किया 1 प्लस, अब इसका कैलकुलेशन आ गया 1275 गुणा 6। अब ये हमने गुणा कर लिया और 1 को हमने जोड़ लिया तो ये आ गया 7651। इसका पूरा कैलकुलेशन ये नीचे जहां भी नहीं क्लियर हो रहा है इससे क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर उसी पुराने वाले पैटर्न पे बेस्ड है। ये देखिए, जितनी संख्याओं का क्यूब कर रहे हैं उन्हीं संख्याओं का सम करके बाद में स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब। इधर क्या किया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब हमें मान निकालना है 1 क्यूब से लेकर 7 क्यूब तक का। तो यहाँ पर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब, तो इन्हीं का हमें सम करके ऊपर स्क्वायर कर देना है। जब हमने 1 प्लस 2 किया 3 3 6 4 10 10 5 15 15 6 21 7 28 हो गया। अब ये 28 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हम चाहे 28 गुणा 28 कर लें या 60 ट्रिक से इसको कर लें इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 784। अगला प्रश्न है, यदि कोई प्राकृतिक संख्या 3n प्लस 2 है तो इसके घन का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका घन या इसका क्यूब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने सरसंख्या पढ़ी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इसका गुणा ही करेंगे। तो 3n प्लस 2 को इस तरीके से हम 3 बार गुणा करेंगे तभी तो इसका क्यूब होगा। तो पहले हम 3n प्लस 2 यानी इन 2 का गुणा करते हैं। तो 3n को जब 3n से गुणा करेंगे, संख्या को गुणा करेंगे, 3 दिया 9, n गुणा n हो जाएगा n स्क्वायर। अब इसी 3n को 2 से गुणा करेंगे तो 6n हो जाएगा। अब ऐसे ही इस 2 से भी गुणा करेंगे, 2 को 3n से करेंगे तो 6n हो जाएगा और 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब समान पद जुड़ते हैं ना, तो 6n में 6n जुड़ गए 12n हो गया, तो 9n स्क्वायर प्लस 12n प्लस 4 आ गया। अब इसको हम फिर एक बार 3n प्लस 2 से गुणा करेंगे तभी तो एक क्यूब होगा ना। तो इस तरीके से, उसी तरीके से हमने 3n से पहले इस पूरे का गुणा किया। तो देखिए 3 9 27 और n की घात 2 ये है, 1 ये है, n क्यूब हो गया। अब 3n को 12n से गुणा करेंगे 36 और n गुणा n स्क्वायर हो गया। अब इसी को 4 से गुणा करेंगे, 4 तियां 12n आ गया। अब 2 से भी हमको इसी तरह से करना है, 2 9 18n स्क्वायर, फिर ये 12 दूनी 24n हो गया प्लस 8। अब इसमें ये क्यूब वाला लिख लिया, स्क्वायर वाला एक ये है एक ये है, इन दोनों को जोड़ा तो 54n स्क्वायर आ गया। अब ये 12n और 24n जुड़ेंगे 36n हो जाएंगे प्लस 8। तो इस तरीके से 3n प्लस 2 का घन ये आ गया है। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, इन संख्याओं के घन का योगफल है 0.334125, तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं संख्याएं 2x हैं, 3x और 4x। अब इनके घनों का योगफल दिया है तो हम 2x 3x और 4x का घन इस तरीके से कर लेते हैं और इनका योगफल निकालते हैं। ये योगफल दिया है इस संख्या के बराबर। अब हम इधर का कैलकुलेशन करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका घन हो जाएगा, x का x क्यूब हो जाएगा, और 3 का हो जाएगा 27, x का x क्यूब, ऐसे ही 4 चौक 16 चौक 64, ये x क्यूब। अब इधर तो वही रहेगा ना, इधर को हम कैलकुलेट करेंगे, तीनों से x क्यूब बाहर निकालेंगे तो बचेगा 8 प्लस 27 प्लस 64। आगे फिर हम देखते हैं, इनका जब हम सम करेंगे तो आ जाएगा 99। अब इधर ये गुणा कर रहा ना x क्यूब को, तो जब हम x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो ये 99 इस संख्या को यहाँ आके भाग कर देगा। अब हमें इसको सरल करना है, इसका दशमलव हटाएंगे ना तो नीचे 2 2 4 2 6 0 ये आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 9 से ये कट रहा है, 9 से ऊपर नीचे काटेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। अब ये संख्या 11 से कट रही है, अब 11 से जब ऊपर नीचे काटेंगे तो ये संख्या आ जाएगी 3375, और नीचे यहाँ पे 1 आएगा, इसके आगे 6 0 आएंगे। अब 3375 जो है ये 15 का घन है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करके भी ये ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका घनमूल आ गया 15, और नीचे 6 0 है तो घनमूल में 1 के आगे 2 0 बनेंगे। अब 100 से इसको भाग दे देंगे तो इधर से 2 अंक गिन के, 2 0 है ना, 2 अंक गिन के दशमलव लगा देंगे, तो इस तरीके से 0.15 आ गया x का मान।
अब हमें निकालना है 2x, 3x और 4x का मान, चूंकि हमने यही संख्याएं मानी थी। तो 2x का मान निकाला तो 2 से गुणा कर दिया, तो ये आ गया 0.30 और 3x का मान आया 0.45। ऐसे ही 4x का निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे इसी 0.15 को, तो ये आ गया 0.60। अंतिम प्रश्न भी पैटर्न बेस्ड है और वही पैटर्न यहाँ पर भी दिया हुआ है जो हम पिछले देख चुके हैं, पर यहाँ पर जो मान निकालना है उसमें बीच बीच की संख्याएं छूटी हैं। 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 9 क्यूब का मान निकालना है। तो इसका मान जब हम निकालेंगे ना, तो देखिए पहले तो हम इस पूरे का लिख देंगे 9 तक का क्यूब, फिर इससे अगर हम 2 क्यूब 4 क्यूब और 6 क्यूब 8 क्यूब निकाल दें तो यही इतना बचेगा। तो वही हमने किया है, माइनस कर दिया है 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब और 8 क्यूब को। अब आगे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो आ गई 1 से लेकर 9 तक का सम और उसका स्क्वायर, जैसा कि ये पैटर्न कह रहा है। अब इससे जो हमने घटाया है उसको हमें ध्यान से देखना है। 2 क्यूब तो ठीक है, प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 का क्यूब, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 का क्यूब, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4 का क्यूब। अब इन सब से 2 क्यूब बाहर निकल आएगा। यहाँ पर हमने 2 क्यूब को बाहर निकाल लिया है, बचा अंदर क्या, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ का 2 क्यूब, यहाँ 3 क्यूब और यहाँ 4 क्यूब बचेगा। और यहाँ पर इन संख्याओं का हम सम कर लेंगे तो 45 आएगा। तो ये 45 का स्क्वायर हो गया और माइनस ये लिखा ही है। अब यहाँ पर 45 का स्क्वायर हम कर लेंगे, देखिए 5 पचे 25, 4 को 5 से गुणा करके 20 आ गया, ये 45 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 2 का क्यूब 8 आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का स्क्वायर, जैसा हमारा पैटर्न चल रहा है। अब इसको जब हम करते हैं तो ये आ रहा है 2 1 3 3 6 4 10, 10 का स्क्वायर वो 100 हो जाएगा, 100 को 8 से गुणा करेंगे 800 हो जाएगा। तो इस तरीके से 2025 में से 800 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1225 के।